ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट को पढ़ने से पहले आपको बहुत सी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। जो जुडिशियल एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं उन विद्यार्थियों को थोड़ी एक्ट में पढ़ते समय कठिनाइयों का सामना हो सकता है, लेकिन ये मेरा वीडियो देखने के बाद किसी भी एक्ट को पढ़ने का क्या सही तरीका होता है, किस तरीके से हम पढ़ेंगे, क्रमबद्ध पढ़ेंगे और क्या क्या पढ़ना है। संपत्ति अंतरण अधिनियम यानी कि पूरे को ही पढ़ लेना है। जो इम्पोर्टेंट है, जो इम्पोर्टेंट धाराएं सेक्शन है, कैसे पढ़ना है, क्या इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकल अराइज हो सकते हैं, तो अब इसके विषय पे मैं सारे के सारे बताऊं। पहले मैं एक एक अधिनियम के बारे पे, एक एक सेक्शन के बारे पे आपको नॉलेज दूंगा। उसके बाद उसके कौन कौन से ऑब्जेक्टिव निकल आ सकते हैं उसके बारे पे अपन देखेंगे कि आज तक जितने भी जुडिशियल एग्जाम हुए हैं जिसमें ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछा हुआ उसको करेंगे। लेकिन ऑब्जेक्टिव को आप कब कर पाएंगे, जब आपका बेस नॉलेज अच्छा हो, ठीक है, सब्जेक्ट में अच्छी पकड़ हो। तो सब्जेक्ट में अच्छी पकड़ बनाने के लिए हम पढ़ेंगे संपत्ति का अंतरण अधिनियम। तो जो जुडिशियल एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे या जो कर भी रहे हैं वो विद्यार्थी, सीएमओ का एग्जाम है, इसका नया पैटर्न है। नया पैटर्न में आपको संपत्ति अंतरण अधिनियम और बहुत सारे अधिनियम को पढ़ना होगा, उसमें से एक है संपत्ति अंतरण अधिनियम। तो आज हम संपत्ति अंतरण अधिनियम के विषय में हम प्रारंभ से अंत तक पढ़ेंगे और क्रमबद्ध तरीके से पढ़ेंगे। अब देखते हैं कि संपत्ति अंतरण अधिनियम। तो संपत्ति अंतरण अधिनियम, इस अधिनियम से आप पढ़ने से आपको क्या नॉलेज होता है कि संपत्ति का अंतरण हो रहा है, यानी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी हो रही है। आपकी जो प्रॉपर्टी है उसको ट्रांसफर करना है। कैसी प्रॉपर्टी? देखो, प्रॉपर्टी भी दो प्रकार की होती है, कैसे? चल संपत्ति और अचल संपत्ति, ठीक है। तब ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में यही यही बताया गया है कि कैसे संपत्ति का ट्रांसफर हो, किस तरीके से ट्रांसफर होगा, कैसे होगा। ट्रांसफर का मतलब क्या होता है, संपत्ति का मतलब क्या होता है, अंतरण का मतलब क्या होता है, ये सारे किसी भी एक्ट में जब भी आप पढ़ेंगे तो इन सभी शब्दों को डिफाइन क्या होता है, ट्रांसफर को डिफाइन क्या होगा, प्रॉपर्टी को डिफाइन क्या होगा, तभी वो एक्ट जाके बनता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे संपत्ति अंतरण अधिनियम। संपत्ति अंतरण अधिनियम पहले देखेंगे कब आया था। ये गवर्नर जनरल के द्वारा इसको स्वीकृति प्रदान की गई थी 17/2/1882 को, और ये फोर्स ऑन में यानी लागू हुआ था 1 जुलाई 1882 को, 1 जुलाई 1882 को फोर्स ऑन यानी लागू हुआ था, ठीक है। इसमें कुल धाराएं कितनी? 137 सेक्शन है। टोटल सेक्शन पूछेगा एग्जाम में कितने हैं? 137 है, ठीक है। कुल अध्याय कितने चैप्टर? 8 चैप्टर है। क्लियर हो? 8 चैप्टर है। तो देख लीजिए, यहीं से लागू तो पूछ सकता है आपको कि संपत्ति अंतरण अधिनियम कब फोर्स ऑन यानी कब लागू किया गया था? 1 जुलाई 1882 को, ठीक है। इसमें कितने कुल सेक्शन है, धारा है 137, कितने कुल चैप्टर है? 8 चैप्टर। एक 8 चैप्टर के बारे में अपन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। प्रारंभ में प्रीलिम्स है, प्रारंभिक है। दूसरा है ट्रांसफर, पक्षधारक द्वारा संपत्ति का अंतरण यानी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बाय एक्ट ऑफ पार्टीज, ठीक है। सेक्शन कहां से कहां तक आता है? सेक्शन 5 से 37 तक। सेल्स के विषय में संपत्ति कैसे बेची जाए, सेल्स के विषय में 54 से 57 है। बंधकों और भारों यानी मॉर्गेज एंड चार्ज के विषय पे सेक्शन 58 से 104 तक, ठीक है। पट्टू लीज पे 105 से 17 तक। विनिमय एक्सचेंज 118 से 121 तक। दान गिफ्ट के विषय में 122 से 129 तक। और अनुयोज्य दावों यानी एक्शनेबल क्लेम के विषय पे 130 से 137 तक का। तो टोटल सेक्शन कितने हो गए? 137। 1 से 137 पढ़ना है। जो मुख्य धारा है उसी के विषय पे मैं बताऊंगा। तो पढ़ना कैसे? जैसे पहले आपको एबीसीडी पढ़ना पड़ेगा, इसी तरीके संपत्ति अंतरण की बेसिक नॉलेज को पहले जानना होगा, और उससे बेसिक नॉलेज से ही बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं संपत्ति। अब देखिए, इसमें दो वर्ड है आपका, संपत्ति और ट्रांसफर। संपत्ति और ट्रांसफर। तो संपत्ति जान लीजिए पहली बात, संपत्ति होता क्या, प्रॉपर्टी होती क्या है। प्रॉपर्टी दो प्रकार की होती है, कौन कौन सी? चल संपत्ति और दूसरी होती है अचल संपत्ति, ठीक है। चल संपत्ति और अचल संपत्ति। चल संपत्ति मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है? देखिए, एक सामान्य परिभाषा, ये किसी एक्ट में लिखा नहीं गया, एक सामान्य परिभाषा मैं पहले लिखा हूं, उसको उसके बाद किसी एक्ट में कैसे डिफाइन किया है उसके बारे में मैं बताऊंगा, ठीक है। तो जो चल संपत्ति है, चल संपत्ति मूवेबल प्रॉपर्टी, सामान्य भाषा चल संपत्ति हम उसे कहते हैं जो वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया जा सके और उससे धन कमाया जा सके। एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया जा सके और उससे धन कमाया जा सके, वो क्या हो जाएगा? मूवेबल प्रॉपर्टी।
जैसे इमूवेबल प्रॉपर्टी अचल संपत्ति या स्थावर संपत्ति, स्थावर अचल संपत्ति को स्थावर संपत्ति कहते हैं, ठीक है। सामान्य परिभाषा के अचल संपत्ति वे वस्तु होती है जो जमीन से जुड़ी हुई वस्तु हो तथा जमीन से जुड़ी हुई वस्तु हो तथा तथा उसे दूसरे स्थान नहीं ले जाया जा सकता, उसे धन तो कमाया जा सकता है ना, लेकिन दूसरे स्थान नहीं ले जाया जा सकता, उसे हम क्या कहते हैं, अचल संपत्ति कहते हैं। लेकिन एक्ट में थोड़ा डिफाइन अलग तरीके से किया गया, उसके विषय में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब देखते हैं, जब भी संपत्ति अंतरण अधिनियम है, पूरी टोटल ये अचल संपत्ति पर है, पूरी अचल संपत्ति पर ये पूरी जो एक्ट बना है अचल संपत्ति पर, उसमें पूरा फोर्स किया है। अगर आपको अचल संपत्ति के बारे में पढ़ना है, इसके डेफिनेशन के बारे में पढ़ना है, तो आपको द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ना पड़ेगा, द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ना पड़ेगा, उस पे अचल संपत्ति के बारे में डिफाइन किया गया है। लेकिन संपत्ति अंतरण अधिनियम को पढ़ना है, संपत्ति अंतरण अधिनियम को अगर पढ़ना है तो आपको 3 एक्ट पढ़ने पड़ेंगे। एक्चुअली एग्जाम में पूछता है कि संपत्ति अंतरण अधिनियम मूलतः किस पे डिपेंड है, ये अचल संपत्ति पे, इमूवेबल प्रॉपर्टी पे पूरा अचल ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है। तो जो अचल संपत्ति होती है इसको परिभाषित किया जाएगा, किसमें परिभाषित करना है इसको, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में। लेकिन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में इसका नेगेटिव डेफिनेशन दिया गया है, नेगेटिव डेफिनेशन दिया गया है, और हमको तो इसका डेफिनेशन चाहिए। इसके डेफिनेशन को पढ़ने के लिए आपको 2 एक्ट पढ़ना पड़ेगा। इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 का सेक्शन 2 में डिफाइन किया गया है इसको, अचल संपत्ति को, और जनरल क्लॉज एक्ट 1897 में सेक्शन 3 पे डिफाइन किया गया है इसको, अचल संपत्ति को, ठीक है। और नेगेटिव डेफिनेशन किसमें, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में, जबकि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में अचल संपत्ति को नहीं डिफाइन किया गया है, नेगेटिव डेफिनेशन दिया गया। अब नेगेटिव डेफिनेशन क्या है कि इसमें क्या क्या सम्मिलित नहीं हो सकते, क्या क्या सम्मिलित नहीं हो सकते हैं, उसमें क्या है दिया है, स्टैंडिंग टिम्बर, खड़ा कास्ट, ठीक है, ग्रोइंग ग्रास और ग्रोइंग क्रॉप्स, है ना, उगती घास या उगती फसलें इस पे शामिल नहीं है। इसके विषय में हम डिटेल पढ़ेंगे कि अब हमको उसकी डेफिनेशन दिया गया है, तीनों में क्या 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 डेफिनेशन कैसे डिफाइन किया गया है अपन को इमूवेबल प्रॉपर्टी या अचल संपत्ति के विषय पे। नेक्स्ट आगे देखते हैं कि हम इसमें एक एक एक्ट में क्या कैसे कैसे डिफाइन किया गया है। यहाँ तक का क्लियर हुआ कि अब देखिए, हम संपत्ति को पढ़ना है तो संपत्ति 2 भागों में बढ़ गई, कौन सी, चल संपत्ति और अचल संपत्ति। चल संपत्ति को पढ़ना है, मूवेबल प्रॉपर्टी को पढ़ना है, द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में डिफाइन किया गया है, वहां से आपको मिल जाएगा। जब हमको अचल संपत्ति पढ़ना है तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में इसका नेगेटिव डेफिनेशन दिया गया है, और साथ ही साथ हमको अगर अचल संपत्ति को जानना है तो 2 एक्ट और पढ़ने पड़ेंगे जिसमें अचल संपत्ति को डिफाइन किया गया है। इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट सेक्शन 2, जनरल क्लॉज एक्ट सेक्शन 3 में ये डिफाइन किया गया है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है, कैसे उसको डिफाइन किया गया है, ठीक है। तो चलते हैं आगे पढ़ते हैं। हाँ, इसके विषय पे एक हो गया, संपत्ति जान गया। अब संपत्ति का ट्रांसफर करना है। आप संपत्ति मान लीजिए आपका घर है, ठीक है, ये आपका घर है, इसको आपको ट्रांसफर करना है, ठीक है, ए और ये बी है, मान लीजिए इसको ट्रांसफर करना है। आप किस तरीके से इसको इस होम को ट्रांसफर कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, आप सेल कर सकते हो, इस घर को आप क्या करते हैं, क्या कर सकते, बेच सकते हो, मॉर्गेज क्या कर सकते हो, इसको बंधक रख सकते हो, लीज में दे सकते हो, ठीक है, 10-15 सालों के लिए एक्सचेंज कर सकते हो एक दूसरे के साथ, ऑनरशिप को गिफ्ट दे सकते हो, दान दे सकते हो, एक्शनेबल क्लेम। इस तरीके से इस संपत्ति का, किसी भी संपत्ति का अंतरण इतने तरीके से होता है। तो अंतरण के विषय में सेक्शन 5 में डिफाइन किया गया है, किसमें, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में सेक्शन 5 में इसको किसको डिफाइन किया गया, अंतरण को या ट्रांसफर को डिफाइन किया गया है। और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में सेक्शन 3 में अचल संपत्ति को डिफाइन किया गया। क्लियर हुआ। अब हम पढ़ते हैं कि एक एक जिसमें ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट में कैसे डिफाइन किया है, इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट में किस तरीके से डिफाइन किया है, जनरल क्लॉज एक्ट में किस तरीके से डिफाइन किया गया है, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का चल और अचल संपत्ति के विषय में क्या क्या डिसीजन रहा, इसके विषय में। अब संपत्ति 2 प्रकार की हो गई, आगे चलते हैं। संपत्ति 2 प्रकार की हो गई, पहले संपत्ति चल संपत्ति और दूसरी अचल संपत्ति। तो चल संपत्ति के बारे में पढ़ने के लिए द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ना पड़ेगा, और अचल संपत्ति पढ़ने के लिए द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में अचल संपत्ति का
डेफिनेशन नहीं दिया गया, नेगेटिव डेफिनेशन दिया गया। तो हम अभी पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, कौन सा अधिनियम पढ़ रहे हैं, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पढ़ रहे हैं, संपत्ति अंतरण अधिनियम पढ़ रहे हैं। तो जब संपत्ति अंतरण अधिनियम पढ़ रहे हैं, जो संपत्ति अंतरण अधिनियम मूलतः अचल संपत्ति पर आधारित है, तो अचल संपत्ति के ट्रांसफर के बारे में हम पढ़ेंगे। तो उसमें अचल संपत्ति को डिफाइन करना होता है, किसी भी अधिनियम में अचल संपत्ति को कैसे डिफाइन किया गया, तो अचल संपत्ति को या स्थावर संपत्ति को द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में नेगेटिव डेफिनेशन दिया गया है। और मैं बताया था ना कि कल इससे पहले के वीडियो में जैसे मैंने बताया है कि अचल संपत्ति को पढ़ने के लिए आपको 3 एक्ट और पढ़ने पड़ेंगे, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ठीक है, और इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट, किसको डिफाइन करने के लिए, किसको डिफाइन करने के लिए, अचल संपत्ति को, इमूवेबल प्रॉपर्टी को या स्थावर प्रॉपर्टी को डिफाइन करने के लिए ये 3 अधिनियम या एक्ट को आप अच्छे से देख लीजिए। इससे कुछ क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। पहले डिटेल बेसिक स्तर से अपन चलते हैं, तो देखते हैं कैसे डिफाइन किया गया। तो अचल संपत्ति को ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में देखते हैं सेक्शन 3 पे। सेक्शन 3 में पूछेगा कहां डिफाइन किया गया, नेगेटिव दिया गया है, सेक्शन 3 पे दिया गया है, किसमें, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में। किसके बारे में, अचल संपत्ति के बारे में। डज नॉट इंक्लूड, शामिल नहीं है, क्या क्या शामिल नहीं है, स्टैंडिंग टिम्बर, खड़ा कास्ट शामिल नहीं है, ग्रोइंग क्रॉप्स, उगती हुई फसलें, ठीक है, ग्रोइंग ग्रास, ये किसमें शामिल नहीं है, ये अचल संपत्ति में शामिल नहीं, ये तीनों अचल संपत्ति में शामिल नहीं है। आगे चलते हैं, इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 का जब पढ़ेंगे आप, सेक्शन 2 में जाएंगे, सेक्शन 2 में तो ये क्या डिफाइन किया है, भूमि से संलग्न वस्तुएं, जो भूमि से संलग्न अटैच वस्तुएं, भूमि से उत्पन्न अन्य लाभ, कैसे, जैसे प्रकाश हो गया, मार्ग हो गया, ठीक है, वंशानुगत भत्ते हो गए, और लैंड, ये सब किस पे, ये सब क्या आते हैं इस रजिस्ट्रेशन एक्ट में, ये किस में आएंगे, सारे के सारे अचल संपत्ति में आएंगे, बताया। इसके बाद पढ़ते हैं जनरल क्लॉज एक्ट। जनरल क्लॉज एक्ट में सेक्शन 3 में अचल संपत्ति के बारे में डिफाइन किया गया है। उसमें बताया कि अचल संपत्ति में लैंड, भूमि, जो कि क्या है, कौन है, इमूवेबल प्रॉपर्टी, अचल संपत्ति है। दूसरी, भूमि से उत्पन्न होने वाले लाभ, द बेनिफिट अराइज आउट ऑफ लैंड, ये भूमि से जो विभिन्न प्रकार के जो लाभ होते हैं, जैसे कि भूमि से क्या क्या लाभ हो सकता है, आपको मछली पालन हो सकता है, मछली हो सकता है ना, बहुत सारी चीजें, खनिज हो सकता है। तो देखते हैं, धीरे धीरे आगे चलेंगे कि अपन किस किस को, एक्चुअली इस पूरे अधिनियम में आपको ये पढ़ना पड़ेगा कि अचल संपत्ति है क्या, और किस किस को अचल संपत्ति के दायरे में लिया गया और किस तरीके से लिया गया, ठीक है। तो इस जनरल क्लॉज एक्ट में 3 चीज मानता है, भूमि से उत्पन्न होने वाला लाभ, लैंड, द बेनिफिट अराइज आउट ऑफ लैंड, भूमि से संलग्न वस्तुएं, द थिंग अटैच्ड टू द अर्थ, भूमि से संलग्न वस्तु, देखिए भूमि से संलग्न वस्तुएं, अब देखिए भूमि से संलग्न वस्तु ऐसी कौन सी चीजें जो भूमि से संलग्न अटैच है, वो सारे के सारे अचल संपत्ति में, इमूवेबल प्रॉपर्टी में आएंगे। देख लेते हैं, जैसे कि भूमि के अंदर जिसकी जड़ें हो, भूमि है ना, भूमि है, उसके अंदर उसकी जड़ें हो, तो जड़ होने वाला कौन सा चीज हो गया, आपको पेड़ हो गया और क्या हो गया, झाड़ियां हो गई, पेड़ हो गया और क्या, झाड़ियां हो गई, ट्रीज वगैरह हो गए। तो ये सब किस में आते हैं, ये अचल संपत्ति। अब देखिए पेड़ का भी, देखिए बाद में आप एक केस है शांताबाई वर्सेस स्टेट बैंक ऑफ बॉम्बे का केस है, जिसमें पेड़ के बारे में, पेड़ को चल संपत्ति और अचल संपत्ति दोनों में लिया जाता है, लेकिन दोनों का उद्देश्य अलग होना चाहिए, ठीक है। इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा कि देखिए पेड़ 2 प्रकार के पेड़ हो सकते हैं, आपका जो मोटिव होना चाहिए वो अलग अलग डिपेंड करता है कि चल संपत्ति या अचल संपत्ति में। इसके बारे में, केस के बारे में बताऊंगा, और उसको किस में लिया गया है, वो चल संपत्ति में लिया, पेड़ को अचल संपत्ति में भी लिया गया, और चल संपत्ति में कैसे लिया गया, इसके बारे में अपन थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे अपन, ठीक है। समझ गए, पहला क्या गया, भूमि से संलग्न वस्तु। अब भूमि से संलग्न वस्तु सारे के सारे अचल संपत्ति बोल दिया। अब कौन कौन से, जैसे कि पेड़ हो गया, ठीक है, अब पढ़ेंगे पेड़, कौन सा पेड़ लेना उसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे। दूसरा हो गया, भूमि के अंदर जिसकी नींव या बुनियाद, भूमि के अंदर जिसकी नींव या बुनियाद, घर बनाते, बिल्डिंग बनाते, उसकी नींव क्या भूमि के अंदर होती है ना, भूमि क्या हो गया, भूमि के अंदर तो बिल्डिंग, उदाहरण के क्या हो गया, दीवार हो गया, वॉल हो गया, ठीक है, दीवार और बिल्डिंग वगैरह क्या हो गया, ये एग्जाम्पल में पूछ सकता है आपको, अचल संपत्ति है तो ये केस में अचल संपत्ति में होगा, ठीक है, ठीक है। इसकी बुनियाद क्या है, भूमि के अंदर है, बिल्डिंग, ये क्या हो गया। दूसरा, भूमि के अंदर जिसकी बुनियाद या नींव है, द एम्बेडेड इन द अर्थ, ठीक है, नींव वाली वस्तु से संबंध
वस्तुएं, जिससे न्यू से संबंध, न्यू से जिसका संबंध हो, जैसे क्या क्या है, ये आपका खिड़कियां आ गई, वॉल होता है, इसका वॉल है ना, दीवार होता है, दीवार तो नहीं, और यहाँ पे खिड़की होती है ना। तो यहाँ पे बोला न्यू वाली वस्तु से संबंध वस्तुएं, उदाहरण क्या हो गया, दरवाजे हो गए, खिड़कियां हो गई। इस तरीके से ये सारे के सारे क्या है, अचल संपत्ति है, इसके सारे अचल संपत्ति। क्लियर, यहां तक क्लियर हो गया। हमने पढ़ा ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट में 3 चीज को इंक्लूड नहीं करता। क्या नहीं करता? स्टैंडिंग टिम्बर, खड़ा कास्ट, ठीक है, क्यों नहीं करता, आगे अपन इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। उगती हुई फसलें, ठीक है, उगती हुई फसलें, ग्रोइंग ग्रास, उगती हुई घास, ये सारे के सारे किस पे शामिल नहीं होते, किसमें शामिल नहीं होते, ये अचल संपत्ति में शामिल। कहां पे लिखा है ये ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट में, कहां लिखा है, सेक्शन 3 पे लिखा गया है, ठीक है, एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट में अचल संपत्ति को कैसे डिफाइन किया, भूमि से संलग्न वस्तुएं, आपको पता है, जैसे भूमि से उत्पन्न होने वाले क्या क्या लाभ होते हैं, भूमि से क्या प्रकाश मिलता है, राइट टू वे, ठीक है, वंशानुगत भत्ते, लैंड, ये सब इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट में बताया। जब जनरल क्लॉज एक्ट में पढ़ेंगे, जनरल क्लॉज एक्ट में सेक्शन 326 में हम लोग जब पढ़ेंगे तो क्या क्या बताया इसमें, भूमि, लैंड, तो भूमि से उत्पन्न होने वाले लाभ, तो भूमि से उत्पन्न होने वाले बेनिफिट अराइज आउट ऑफ लैंड। अब देखिए भूमि से उत्पन्न वाले क्या क्या लाभ है, मैं नीचे पे आपको बताऊंगा। भूमि से संलग्न वस्तु, अब भूमि से संलग्न वस्तु, पहला क्या भूमि के अंदर जिसकी जड़ें हो, भूमि के अंदर जिसकी जड़ें हो, जो दूसरा क्या है, भूमि के अंदर जिसकी बुनियादी नींव हो, ठीक है। तीसरा क्या है, नींव वाली वस्तु से आबंध वस्तु, क्या क्या हो गया, डोर और विंडो, वॉल और बिल्डिंग, और यहाँ पे ट्रीज, ये इसका एग्जाम्पल हो गए। अब यहाँ पे देखते हैं भूमि, अब यहाँ पे देखते हैं अचल संपत्ति, जैसे भूमि से होने वाले लाभ। अब यहाँ पे बोल दिया भूमि से उत्पन्न क्या क्या लाभ है, भूमि से उत्पन्न मत्स्य पालन का अधिकार, मत्स्य पालन, ठीक है, हाट बाजार, मेले, मकान का किराया वसूल करने का अधिकार, ठीक है, मछली पकड़ने का अधिकार, मछली ले जाने और पकड़ने का अधिकार, यह भी अचल संपत्ति में आया। कब आया कि कौन से केस के तहत आया, ये कुछ निर्णायक केस के तहत भी अधिकार शामिल किए गए हैं, ठीक है। जंगल में लाख इकट्ठे करने का अधिकार, ये सारे के सारे किसके अंतर्गत आएंगे, अचल संपत्ति के अंतर्गत आएंगे, क्योंकि भूमि से उत्पन्न होने वाले सारे के सारे लाभ हैं। अब देखते हैं भूमि एक अचल संपत्ति है, इसके अंतर्गत अचल संपत्ति आती है। देखिए भूमि की ऊपरी धरातल और भूमि की धरातल और ऊपरी धरातल, ठीक है। भूमि से संबंध धरातल पर स्थित वस्तु, भूमि से संबंध धरातल पर स्थित सारे वस्तुएं, धरातल पर स्थित सागर, जितने सागर है, तालाब है, नदी है, ये के सारे क्या है, ये अचल संपत्ति है, ठीक है। भूमि के अंदर, भूमि के ऊपर भी और भूमि के अंदर भी, ठीक है। भूमि के अंदर क्या है, खनिज, जब अंदर जब खनिज रहता है वो क्या आता है, खनिज और धातु, ये सब किसमें आते हैं, अचल संपत्ति पे आते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमने पढ़ा कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट को पढ़ने के लिए हमने अचल संपत्ति को, पहले आपको मेन बताने का ये रीजन है कि अचल संपत्ति है क्या और किन किन चीजों को अपन अचल संपत्ति में लिए हैं, ठीक है। इसके बारे पे फिर अपन और आके डिटेल से फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, इस तरीके से लाइन बाय 8 चैप्टर आपको कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है। अब समझ आ गया अचल संपत्ति को पढ़ने के लिए हमको, फिलहाल इसके डेफिनेशन को पढ़ने के लिए अपन को 3 एक्ट को पढ़ना पड़ा, थोड़ा सा जानना पड़ा। कौन से जानना पड़ा, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 सेक्शन 3, जिसमें डिफाइन किया गया है, डज नॉट इंक्लूड, नेगेटिव डेफिनेशन दिया गया। फिर इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908, इस पे डिफाइन किया गया है, किस तरीके से बताया। उसके जनरल क्लॉज एक्ट सेक्शन 3 पे अचल संपत्ति को डिफाइन किया गया है। अब इतना जानने के बाद हम क्या पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे कि निर्णायक विधि द्वारा किन किन चीजों को अचल संपत्ति पर लाया गया है, ठीक है। पूरी इससे पहले जितने भी मैंने चीजों के बारे में बताया है, अचल संपत्ति, द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में हम अचल संपत्ति को पढ़ रहे हैं, तो इस मोस्टली आपको ये जानना पड़ेगा कि अचल संपत्ति में किस किस चीजों को लिया गया है। तो इससे पहले मैं सारी चीजों को बता चुका हूं। अब कुछ केस को ले लेते हैं जिसका सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन रहा है, वो भी निर्णायक विधि द्वारा किसी की चीजों को अचल संपत्ति पे लिया गया है, इसके बारे में भी आप जान लीजिए। तो उसके बाद फिर हम चैप्टर वाइज चैप्टर उसको पढ़ेंगे आगे। तो देखते हैं, आनंद बेहरा विरुद्ध स्टेट बैंक ऑफ उड़ीसा ऑल इंडिया रिपोर्ट 1956 के बाद में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था कि झील से मछली पकड़ना और उसे ले जाने का अधिकार भूमि से होने वाले लाभ माना गया। आपको पता है कि अचल संपत्ति का परिभाषा है कि सारे जो भूमि से उत्पन्न होने वाले लाभ, तो इसको भी भूमि से उत्पन्न होने वाले लाभ है, इसलिए मछली पकड़ने का अधिकार
ठीक है, और उसको ले जाने का अधिकार को क्या भूमि से होने वाला लाभ है और जो अचल संपत्ति में आता है। दूसरा देखेंगे हाजी सुखान विरुद्ध बोर्ड ऑफ रेवेन्यू IR 1979 के बाद में नगर पालिका द्वारा जो इकट्ठा किए गए कूड़ा करकट खाद को गड्ढे से निकाल कर ले जाने के जो अधिकार होता है वो भूमि से होने वाला लाभ है, इसीलिए ये भी क्या हुआ, ये भी अचल संपत्ति के अंतर्गत आ गया। तीसरा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि अपन देखे थे कि शांताबाई वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे का केस है ये, जिसका सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन रहा है कि पेड़, अब बताया था मैं कल कि पेड़ दो प्रकार के होते हैं, पेड़ चल संपत्ति भी है और पेड़ अचल संपत्ति भी है। कैसे अचल संपत्ति मानोगे, कैसे चल संपत्ति मानोगे, जैसे कि ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट में स्टैंडिंग टिम्बर, खड़ा कास्ट, ग्रोइंग क्रॉप्स, उगती फसलें और ग्रोइंग ग्रास, उगती हुई घास, इसको अचल संपत्ति में नहीं लिया गया है, नहीं आता है। क्यों नहीं आता? क्योंकि सारे चल संपत्ति है। क्यों? इनका मुख्य उद्देश्य क्या है? लकड़ी प्राप्त करना। यानी पेड़ दो प्रकार के पेड़ होते हैं जिनका उद्देश्य अलग होता है। दोनों देखिए, चल संपत्ति भी और अचल संपत्ति है। अगर पेड़ है जिसका उद्देश्य इमारती लकड़ी प्राप्त करना है, अगर हम कोई पेड़ लगा रहे हैं उससे हमको उसकी इमारती लकड़ी प्राप्त करना है, तो वह पेड़ क्या आ जाएगा आपका, वो आ जाएगा, वो चल संपत्ति आ जाएगा। अगर वह पेड़ लगाए उससे हमको फल लेना है ना, फल प्राप्त करना है, प्राइमरी उद्देश्य आपका क्या होना चाहिए, फल प्राप्त करना, भले सेकेंडरी उसका इमारती लकड़ी प्राप्त करना, गौण उद्देश्य उसका, सेकेंडरी उद्देश्य भले लकड़ी प्राप्त करना, प्राइमरी उद्देश्य क्या है आपका, फल प्राप्त करना। तो ऐसे पेड़ों को हम किस में मानेंगे, चल संपत्ति। समझ आ गया? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पेड़ हम चल भी लेंगे और अचल भी लेंगे। कब चल लेंगे? जब इमारती लकड़ी प्राप्त करना होगा उसका उद्देश्य, तो वह चल संपत्ति में आ जाएगा। और उसमें अगर फल प्राप्त करना हो, सेकेंडरी भले गौण उद्देश्य उसका लकड़ी प्राप्त करना हो, वो किस में आ जाएगा, वो अचल संपत्ति में आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इसका निर्णय आया हुआ था। कुछ और निर्णायक विधि द्वारा अचल संपत्ति स्थावर संपत्ति के अंतर्गत आए, जैसे खनिज का अधिकार हो गया, जागीर का अधिकार, मोचन का अधिकार, मछली से झील से मछली पकड़ने का अधिकार, तेंदु पत्तियों को इकट्ठा करने का अधिकार, हिंदू विधि के अनुसार वंशानुगत पद, ठीक है, भूमि से गड़ी हुई विज्ञापन या होर्डिंग, पेंशन या स्थायी पट्टे, किसी मंदिर में वंशानुगत पुरोहितगिरी करना, ये भी किसमें आपका अचल संपत्ति। मछली बाजार और या बुचड़ खाना से शुल्क वसूलने का अधिकार, ये सारे क्या है, अचल संपत्ति के अंतर्गत आते हैं। इस तरीके से सारे के सारे, जब मैंने ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट के बारे में आपको बताया कि किन किन चीजों को हम अचल संपत्ति में लेंगे और उसके बाद इस अचल संपत्ति का कैसे ट्रांसफर होगा, कितने तरीके से ट्रांसफर होगा, सेल कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं, मॉर्गेज कर सकते हैं, इसके विषय में हम लोग चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप मोटिवेशन देंगे तो इसका मैं पूरा का पूरा सीरीज आपको CMO एग्जाम से पहले दे दूंगा। धन्यवाद।